नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज से शुरू कर रही हूँ टारगेट बैच टीसीटी पीजीटी। आज हम एक नई रणनीति के साथ में आगे बढ़ेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिएगा। आज हम 3 महीने का टारगेट रखने के प्रयास कर रहे हैं। कोशिश है कि 3 महीने में हम टीजीटी पीजीटी का पूरा जो संपूर्ण कोर्स है, हमारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसका पूर्ण रूप से विधिवत अध्ययन करेंगे। हम पर डे निरंतर रूप से आपके लिए लाते रहेंगे टीजीटी पीजीटी की क्लासेस, वो भी निःशुल्क। यूट्यूब पर ये पहली बार होगा जो डॉक्टर सुदेश कांतेजा क्लासें लेकर आ रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री सारी क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे टीजीटी पीजीटी में जो हमारा सिलेबस है वो कितना है, कितने समय में हम कवर कर सकते हैं, या टीसीटी पीजीटी के सिलेबस में किस किस में समानता है। अगर देखा जाए तो पहले किस सिलेबस को कवर किया जाए, बाद में किस सिलेबस को कवर किया जाए, या टीजीटी पीजीटी को अलग अलग करके कवर किया जाए, या दोनों को एक रूप में कवर भी किया जा सकता है। साथ ही में संस्कृत साहित्य है, संस्कृत व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के आज हम चलेंगे। टॉपिकों में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस पाठ्यक्रम को, उसके अंदर हमें कितना पढ़ना होगा, क्या हम 3 महीने में कवर कर पाएंगे सिलेबस को या नहीं कर पाएंगे, इस रणनीति को हम लोग लेकर चलेंगे। आप हमारे साथ आज से ही जुड़ जाइएगा। अगर आपने शुरू से हिंदी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आज आप 0 लेवल से पढ़िएगा। यकीन मानिए, आप यहां से जब पढ़ेंगे तो पेपर में आपको वहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। यकीनन हमारा जो ये प्रयास है, हम जो आपको सिलेबस देंगे या जो पढ़ाएंगे वो पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। इसीलिए आज हम पहले पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे हिंदी साहित्य के इतिहास से आगे क्लास चलाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य रहेगा, टीजीटी पीजीटी। इसके अलावा अन्यत्र जो क्लासेज रहेंगी, नेट, जीआरएफ या और भी अन्य आगामी परीक्षाएं जैसे आ जाती हैं, कोई सेट आ गया, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आ गया, उन सब में हमें नहीं भटकना होगा। पहले हमारा एक लक्ष्य रहेगा टीजीटी पीजीटी। जब हम एक नौकरी पा जाएंगे या एक परीक्षा को देकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पाठ्यक्रम जो उत्तर प्रदेश चयन आयोग का पाठ्यक्रम है, उस पर एक निगाह डालते हैं, समझते हैं। देखिए, पढ़ने से पहले, तैयारी करने से पहले हमें जानना होता है कि हमें किसको छोड़ना है, किसको पढ़ना है। परीक्षाएं कठिन होती जा रही हैं, पेपर कठिन बनते चले जा रहे हैं, लेकिन इतने कठिन भी नहीं बन रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा डूब के पढ़ें और जो पढ़ने की जो बिंदु होते हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ें, ऐसा भी नहीं। आज हम पहला जो पायदान होता है परीक्षा की तैयारी का, फॉर्म भरने के बाद या फॉर्म भरने से पहले, वो होता है पाठ्यक्रम। जब हम पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से मस्तिष्क में बैठा लेंगे, तो यकीनन हमारा जो पाठ्यक्रम या जो हमारे पढ़ने के जो तरीके हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलते हैं, करते हैं आज की चर्चा अपने पाठ्यक्रम पर। देखते हैं कि टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में कितनी समानता है या कितनी भिन्नता है। तो देखते हैं, पहले हम लोग देखेंगे टीजीटी का। टीजीटी के सिलेबस को जब हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे पहले नामकरण। यहां पर हम लोग चलेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे, पहले बिंदु में हम देखेंगे साहित्य इतिहास का नामकरण, जिसे हम लोग पढ़ते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो ये नामकरण किसने किए हैं, पहले हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखना शुरू करा, पहले किसने लिखा, कहाँ के विद्वान थे, किस सन में प्रकाशित हुआ, दूसरा संस्करण कब आया, किस तरह का इतिहास ग्रंथ था। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय विद्वानों ने जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं वो किस तरह लिखे हैं, किस तरह किस पद्धति का उन्होंने प्रयोग किया है, ये सब हम चर्चा करेंगे उसमें आगे चल के। इसके बाद में हमारा आता है नामकरण के बाद में, जैसे नामकरण में बहुत ज्यादा भिन्नताएं हैं। कोई आदिकाल कह देता है, कोई वीरगाथा काल कह देता है, कोई संधि काल कह देता है, कोई आलोचक या इतिहासकार चारण काल कह देता है। तो उनके इन नामकरण को कहने के पीछे क्या तर्क हैं,
क्या विश्लेषण है, उन्होंने क्यों ये नाम दिया है, चारण काल क्यों कहा है, शुक्ल जी ने वीरगाथा काल क्यों कहा है, इन सब तथ्यों पर भी विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे जब आगे क्लास में चलेंगे। इसके बाद नामकरण के बाद आ जाएगा काल विभाजन। काल विभाजन में हम लोग देखेंगे आदिकाल का समय कितना है, भक्ति काल का समय कितना है, किस इतिहासकार ने कितना समय माना है, रीतिकाल का समय कितना है। इसके बाद में हम काल विभाजन हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये सब हम आदिकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद हम चलेंगे भक्तिकाल पर। भक्तिकाल की समय सीमा, भक्तिकाल की जो विशेष प्रवृत्तियां हैं, किस कारण से भक्तिकाल को भक्तिकाल कहा है इतिहासकारों ने। इसको भी बांटा जाता है पहले 2 शाखाओं में, ज्ञानाश्रय। इसके बाद में ये बटेगा सगुण और निर्गुण में। सगुण और निर्गुण में जब ये बटेगा, इसके बाद भी इसकी 2 उपशाखाएं हो जाएंगी। निर्गुण में ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा में हम देखेंगे कबीरदास जी को, धर्मदास जी को। इसके बाद में प्रेमाश्रय शाखा में हम देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, जो सूफी जो कवि हुए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मंझन हैं, इन सबको हम प्रेम मार्गी शाखा में देखेंगे। सगुण में 2 रूप चलेंगे। सगुण जिसका साक्षात रूप हम देखेंगे। सगुण में हम देखेंगे एक तरफ राम को और दूसरी तरफ हम देखेंगे कृष्ण को। कृष्ण से संबंधित जो काव्य लिखा है, उन कवियों को हम कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत देखेंगे, और जो राम भक्ति से संबंधित जो साहित्य लिखा है, जिसमें आपके रामानंद हैं, तुलसी हैं, इन सबको हम देखेंगे राम भक्ति शाखा के अंतर्गत। इसके बाद हम चलेंगे रीतिकाल में। रीतिकाल की समय प्रवृत्ति क्या है, कब से कब तक का इसका समय है। इसके साथ ही रीतिकाल को कितने कालों में उपविभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, इसके अंतर्गत जो कवि हैं, उनकी रचनाओं का विस्तृत विश्लेषण हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे आधुनिक काल में। आधुनिक काल हमारा बहुत विस्तृत हो जाता है, जैसे इसमें हम देखेंगे भारतेंदु युग, इसके बाद द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर छायावादोत्तर, छायावादोत्तर के बाद आपका आ जाएगा प्रगति, प्रयोग, कविता, नई कविता, ये सब अद्यतन तक हम लोग आ जाएंगे। अद्यतन यानी कि आज तक की जो कविताएं हमारी चल रही हैं, इस सब पे जो साहित्य हमारा चल रहा है, काव्य साहित्य, उसको हम आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसीलिए हमने आधुनिक काल लिखा था, क्योंकि जब विस्तृत हम लोग पढ़ते चलेंगे तब हम विश्लेषण अच्छे से करते हुए चलेंगे। इसके बाद चलते हैं, ये टीजीटी का सिलेबस हमारा चल रहा था, इसमें नामकरण हो गया हिंदी साहित्य के इतिहास में। अब दूसरा बिंदु आता है हमारा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। अभी जो हमने साहित्य का इतिहास देखा था वो काव्य साहित्य का इतिहास था, अब हम देखेंगे गद्य साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे निबंध साहित्य। निबंध सबसे पहले किसने लिखा, कहां से शुरुआत हुई, कितने प्रकार के निबंध होते हैं, ये सब हम देखेंगे निबंध साहित्य को। इसके बाद हम नाटक साहित्य में बात करेंगे। नाटक का प्रवर्तन किसने किया, नाटक कहां से आए हिंदी साहित्य में, नाटक कितने प्रकार के होते हैं, सबसे अधिक नाटक किसने लिखे, किस शैली के नाटक किसने ज्यादा लिखे हैं, इन सब पे चर्चा हम नाटक साहित्य के अंतर्गत करेंगे। महत्वपूर्ण विधा आ जाती है उपन्यास। उपन्यासों पे हम चर्चा करेंगे, उपन्यास किसने लिखे हैं, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, उपन्यासों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये सब चर्चा हम उपन्यास विधा में करेंगे। इसके साथ ही करेंगे कहानी। उपन्यास और कहानी में थोड़ी सी समानता रहती है, कुछ ही भिन्नता है, ये सब चर्चा जब हम विस्तृत पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे तब करेंगे। कहानी के बाद में, इसके बाद हमारे यहाँ पे अगला बिंदु आता है टीजीटी का, हिंदी गद्य की लघु विधाएं। जो छोटी विधाएं होती हैं, ये एक तरीके से कहें तो विस्तृत विधाएं थी, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास। इसके बाद में हम देखेंगे जीवनी, आत्मकथा। जीवनी
किसी विशेष के ऊपर जब लिखी जाती है उसे जीवनी कहते हैं। जैसे कि आपकी जो जीवनी है वो कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। जैसे हम लोग देखते हैं प्रेमचंद की जीवनी उनकी पत्नी ने लिखी थी, शिवरानी देवी ने, प्रेमचंद घर में है। उनके पुत्र अमृतलाल नागर ने कलम का सिपाही के नाम से लिखी। तो इस तरीके से जीवनी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे आत्मकथा। आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब होता है स्व, यानी कि खुद की आत्मकथा जो हम पे बीतती है, और उस जो बीती हुई बातें हैं हमारी, हम उसको जब एक स्मृति में लेकर आगे बढ़ते हैं या उसको एक जगह रेखांकित कर देते हैं या लिख देते हैं, उसको आत्मकथा कहते हैं। उसमें अपने दोनों पक्ष, आंतरिक और बाह्य, दोनों पक्षों का जब हम एक तार्किक रूप में विश्लेषण जब हम देते हैं तो वो आत्मकथा होती है। इस पे चर्चा करेंगे। संस्मरण, जो स्मृति पर आधारित होते हैं। गद्य काव्य भी लिखा गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। जो व्यंग्य में रचनाएं हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ में जो महत्वपूर्ण रचनाकार होते हैं उनकी जो रचनाएं होती हैं हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा तथ्य है काव्य। जो काव्य शास्त्र है, काव्य के जो लक्ष्य काव्य में है, काव्य के लक्षण कौन कौन से हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। प्रयोजन हेतु, काव्य प्रयोजन के जो हेतु हैं, जो कारण हैं, उन पर भी चर्चा की जाएगी। साथ में काव्य के कितने भेद होते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ में हम चर्चा करेंगे रस के अवयव कितने होते हैं, रस क्या होता है, रस के अवयव कितने होते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद रस के भेद, छंद, छंद क्या है, छंद के कितने भेद हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आते हैं अलंकार पर। अलंकार में हम पढ़ेंगे शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार हर कोई पहचान जाता है, समस्या आती है अर्थालंकार में। हम इस पर भी चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। जो नवीन उदाहरणों को देकर प्रश्न बन रहे हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। आगे है काव्य गुण और काव्य दोष। जब कोई भी काव्य लिखा जाता है तो उसमें गुण भी होते हैं और उसके दोष भी होते हैं। जैसे हम बात करें, अभी जब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो किस किसने लिखा है, तो उन इतिहासों की प्रसिद्धि भी है और उन इतिहासों के दोष भी हैं। कोई उपन्यास लिखा जाता है, उसके दोष भी होते हैं, उसके गुण भी होते हैं। कोई रचना यदि लिखी जाती है, जब उसकी समीक्षा होती है तो उसमें गुण और दोषों पर, दोनों पर विवेचन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो इसी तरह काव्य के गुण कितने होते हैं, किस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है, इस तरीके से हम आपको परिचित कराएंगे। काव्य दोष, काव्य में कौन सा दोष है, काव्य के कितने दोष हैं, इस सब पर भी चर्चा होगी। इसके बाद आते हैं हम भाषा विज्ञान पर। भाषा विज्ञान में हम देखेंगे भाषा का स्वरूप क्या है, हमारी जो भाषा है हिंदी, उसका स्वरूप क्या है, किस तरह से वैदिक संस्कृत या संस्कृत से लेकर आज हमारी हिंदी बनने तक, संस्कृत से हिंदी जब बनी है तो उसमें कितने उतार चढ़ाव आए हैं। जैसे कि पहले संस्कृत थी, फिर वैदिक संस्कृत आई जिसमें वेद लिखे गए, महाभारत, ऋग्वेद, ये सब लिखे गए। इसके बाद में आया लौकिक संस्कृत, जो हमारे पाणिनि हैं, महर्षि देखेंगे आप, महर्षि पाणिनि हैं, पतंजलि हैं, तो इन सब का जो साहित्य लिखा हुआ है ये लौकिक साहित्य है। इस तरीके से तो संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली के बाद में फिर प्राकृत बनी, प्राकृत के बाद में फिर अपभ्रंश, अबहट्ट, शोरसैनी, इन सब का जो क्रम होके आया है, पुरानी हिंदी और पुरानी हिंदी के बाद में हिंदी। तो ये हम लोग देखेंगे कि भाषा का स्वरूप कैसा है, हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, ये भी हम जानेंगे। हिंदी की बोलियां कितनी हैं, उसकी विभाषाएं, उसकी उपबोलियां कितनी हैं, हम इसका भी विश्लेषण करेंगे। शब्द संपदा, हिंदी की जो शब्द संपदा है, हिंदी से कौन कौन सी शब्द निकले हैं या उसने ग्रहण किए हैं विदेशी शब्दों को। इसके बाद में ध्वनियों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम देवनागरी लिपि पे जब हम बात करेंगे तो देवनागरी लिपि का नामकरण, उसका विकास कैसे हुआ, त्रुटियां, उसमें जब नामकरण हुआ, विकास हुआ, तो साथ में त्रुटियां होना स्वाभाविक है। तो वो त्रुटियां कैसे कैसे हुई हैं और सुधार के लिए जो कुछ कुछ समितियां बनाई गई हैं, कुछ या कमेटी जिनको बोलते हैं, वो बनाई गई है, उन्होंने किस तरह या किन रूपों में सुधार करने का प्रयत्न किया है, ये सब हम देखेंगे। इसके बाद आते हैं हम व्याकरण पे। व्याकरण में हम देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास,
साथ ही में विराम चिन्ह, वर्तनी, वर्तनी शुद्धि, वर्तनी अशुद्धियां जो होती हैं, वाक्य शुद्धिकरण, पूरा वाक्य दिया रहता है टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में और ऑब्लिक करके भी दिया रहता है, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा सही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। इसके बाद शब्द रूप में हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्तियां हम लोग देखेंगे। इसी के साथ में हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसी के साथ में बचता है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत अधिक बनते हैं, 10, 15, 20 प्रश्नों का आंकड़ा यहाँ से रहता है, जिसमें संस्कृत साहित्य है और संस्कृत व्याकरण है। संस्कृत साहित्य में हम जैसे देखेंगे कालिदास, भवभूति, भामा, इन सबको हम देखेंगे। श्रीहर्ष हैं, तो नैषधि, इन सब कवियों को जो संस्कृत साहित्य के हैं उनको हम देखेंगे। संस्कृत व्याकरण में हम देखेंगे संधि, समास, वर्ण व्यवस्था, विभक्ति, धातु रूप, शब्द रूप, इन सबको हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण के अंदर। ये जो हमारा पूरा सिलेबस था, ये जो हमारा पाठ्यक्रम था, ये पाठ्यक्रम था टीजीटी का। अब देखते हैं कि पीजीटी के पाठ्यक्रम में और टीजीटी के पाठ्यक्रम में समानता क्या है। देखिए, जो ये सारे जो टॉपिक हैं, ये सारे बिंदु, हम एक साइड हो जाते हैं, आप देखिएगा ये सारे जो बिंदु अभी तक हमने चर्चा की है, ये पीजीटी में भी हैं। अगर पीजीटी में नहीं है, टीजीटी में जो नहीं है और पीजीटी में है, वो ये दो बिंदु हैं आपका, एक आलोचना और एक रेखा चित्र और यात्रा साहित्य, साथ ही में एकांकी भी है। एकांकी दोनों में है, हम इसमें भूल गए थे। एकांकी टीजीटी में भी है और एकांकी पीजीटी में भी है। आलोचना का जो विधा है, आलोचना विधा, ये टीजीटी में नहीं है, हालांकि प्रश्न यहां से भी बनते हैं। प्रीवियस ईयर पेपरों में आलोचना विधा नहीं है सिलेबस में, पाठ्यक्रम में टीजीटी के, लेकिन उसके बाद भी प्रश्न यहां से बन जाते हैं। तो देखिए, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। संस्कृत साहित्य के कुछ कवि हैं जो पीजीटी में हैं, टीजीटी में नहीं है। हमारा मानना यह है कि आपको पूरा पाठ्यक्रम एक ही साथ कवर करना है। तो आशा है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारे दोनों टीजीटी और पीजीटी का पाठ्यक्रम है। दोनों के पाठ्यक्रम में बहुत अधिक समानता है। अगर आप टीजीटी भी अप्लाई किए हो, पीजीटी भी अप्लाई किए हो, तो आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है। आप दोनों की तैयारी एक ही क्लास से कर सकते हो। जहां पे हमें लगेगा कि यह टीजीटी की क्लास है, पीजीटी के लिए अनिवार्य नहीं है, तो छोड़ भी सकते हो। या पीजीटी वाले हैं, वो कहें कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, तो हाँ, तो भी छोड़ सकते हो आप, उसमें कोई बात नहीं है। पहले हम आपको नोटिस देते रहेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है सिलेबस का, तो आप ले सकते हैं। चलिए चलते हैं, बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर। पाठ्यक्रम यही रहेगा, कुछ चीजें इधर उधर हो सकती हैं। जैसे जैसे चीजें इधर उधर होंगी, वैसे वैसे ही बिंदुओं को हम साझा करते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। आप अगर नए हैं, तो अगर आपने अभी तक भी हिंदी को नहीं पढ़ा है, आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आपने कहीं कोचिंग नहीं की है, तो आप विश्वास के साथ में एक बार बने रहिएगा। पूरा सिलेबस आपका कवर करवा दिया जाएगा। साथ ही में चर्चा कर लेते हैं अभी इस समय हम कि हमें किताबें कौन सी पढ़नी है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चिंता रहती है कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। बहुत सारे दोस्त एक दूसरे को मिसगाइड भी कर देते हैं, भ्रमित करने के लिए अन्यत्र पुस्तकें बता देते हैं। तो पहले तो कोशिश आप कीजिएगा कि जो मूल प्रामाणिक पुस्तकें हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास हैं 2-3, आप उनको पढ़िएगा। साथ ही में शिल्पी का टीजीटी पीजीटी का सोल्व पेपर भी आप पढ़िएगा।
और गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे और पुनीत राय की किताबें भी आप पढ़िएगा। और इतिहास में जो मूल किताबें हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र जी का, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह जी का, और हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। आप इनको पढ़िएगा। और अगर आप इतने समय में इनको नहीं पढ़ पाते हैं तो हम आपके लिए इन सभी मूल पुस्तकों का निचोड़ लेकर आएंगे हर वीडियोस में। तो चलिए चलते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करते हैं। पहला है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों आवश्यकता हुई इसको लिखने की? काम तो वैसे भी चल सकता था जैसे काम चलता आ रहा था। फिर किसने शुरुआत की? क्योंकि हिंदी क्या है, साहित्य क्या है और इतिहास क्या है, जानते हैं इसको भी। तो देखते हैं हिंदी। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी। इसकी जो व्युत्पत्ति है वो सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु जो कि एक ईरानी शब्द है। ईरानी शब्द से हुई है। हिंदी जो शब्द बना है वो सिंधु यानी कि हिंदू, फिर एक प्रत्यय लग के उ, फिर ये ईरानी शब्द से इसकी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। हिंदी शब्द सिंधु से निकला है। सिंधु से निकला है। यह सिंधु शब्द ईरानी भाषा में जाकर हिंदू बना। सिंधु से हिंदू बना और फिर हिंद हो गया। और फिर हिंद हो गया। इसी में यानी कि हिंदू में एक प्रत्यय लगने से हिंदी बना। तथा यूनानी शब्द इंडिका और फिर इंडिका एवं अंग्रेजी का इंडिया बना। तो ये था आपका हिंदी जो बना है। हिंदी जो शब्द है वो सिंधु ईरानी शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है।
और हिंदी शब्द सिंधु से निकला है। यह सिंधु शब्द ईरानी भाषा में जाकर हिंदू बना और फिर हिंद हो गया। इसी में यानी कि हिंदू में इक प्रत्यय लगने से हिंदी बना तथा यूनानी शब्द इंडिका बन जाता है ये, और इसके बाद में अंग्रेजी का इंडिया बन जाता है। इसके बाद देखते हैं हम साहित्य पे चर्चा करते हैं। साहित्य क्या है? अभी तक हमने हिंदी शब्द को देखा था, अब देखेंगे साहित्य। यह शब्द संस्कृत शब्द साहित्य के संयोग से बना है। एक परिभाषा भी आती है साहित्य के संबंध में ही। साहित्यस्य परिभाषा आती है साहित्यस्य भावो साहित्यम, यानी कि जहां जुड़े होने का भाव हो, जहां जुड़े होने का भाव हो वह साहित्य है, या जिसमें साथ साथ होने का भाव हो वह साहित्य है। जानते हैं साहित्य क्या है? साहित्य यह शब्द संस्कृत शब्द सहित के संयोग से बना है। सहितस्य सहभावे साहित्यम, तो सहितस्य भावो साहित्यम यानी कि जो एक दूसरे को जोड़कर चलता है या जहां पर एक दूसरे में जुड़े होने का भाव होता है उसको साहित्य कहते हैं। या जो अनेक वस्तुओं को या अनेक प्रकार के विचारों को जो एक साथ लेकर चलता है उसे हम साहित्य कहते हैं। आगे देखते हैं कुछ आलोचकों ने या कुछ विद्वानों ने साहित्य शब्द को किस प्रकार से विभाजित किया है। पहला देखते हैं साधन हित, यानी कि साथ साथ लेकर चले वो साहित्य है। सहधन हित यानी कि इसमें वो कहना चाह रहा है कि शब्द और अर्थों का जहां सामंजस्य हो वह साहित्य है। इसी के बाद में एक और परिभाषा देखते हैं साहित्य की। समधन हित यानी कि सभी को समान रूप में जो लेकर चलता है, सभी को समान रूप में जो लेकर चलता है वह साहित्य है। तो ये है साहित्य। अभी तक हम लोगों ने देखा है हिंदी कैसे बनी, साथ में हमने देखा है साहित्य शब्द कैसे बना है। आगे है इतिहास, इसे हम आगे जानेंगे। अभी पहले साहित्य पर ही चर्चा करते हैं। तो ये था साहित्य। यह शब्द संस्कृत शब्द सहित के संयोग से बना है। सहितस्य भावो साहित्यम, यानी कि जहां जुड़े होने का भाव हो वह साहित्य है। इसी का दूसरा अर्थ है
जिसमें साथ साथ होने का भाव हो वह साहित्य है। इसके बाद था साहित्य शब्द को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। साधन हित यानी कि साथ साथ, जो 2 चीजों को साथ साथ लेकर चलता है वो साहित्य है। समधन हित यानी कि सभी को समान रूप से जो लेकर चलता है वो साहित्य है। सहधन हित शब्द और अर्थों का सामंजस्य बैठता है, या जो विधाएं या जो रचनाएं सामंजस्य बैठाती हैं शब्द और अर्थों का, वो भी साहित्य है। वो साहित्य काव्य भी हो सकता है और गद्य भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कुछ परिभाषाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं साहित्य शब्द के जो व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ हैं। देखते हैं साहित्य शब्द के व्युत्पत्ति के आधार पर अनेक अर्थ सामने आते हैं। देखते हैं पहला क्या है। पहला है वह रचना साहित्य कहलाती है। वह रचना साहित्य कहलाती है। वह रचना साहित्य कहलाती है जो शब्द के आधार पर शब्द के माध्यम से रचयिता के अभिप्रेत अर्थ को सहृदय के मन में यानी कि पाठक के मन में, सहृदय के मन में स्थापित कर देती है। और उसके मन को प्रसन्न करती है। और उसके मन को प्रसन्न करती है। ये साहित्य का जो अर्थ है वो है कि जो साहित्य है वह रचना साहित्य कहलाती है जो शब्द के माध्यम से जो रचनाकार होता है उसको तो उसके जो अभिप्रेत यानी कि उसके जो मन के विचार होते हैं उनको वहां से निकालकर पाठक के मन तक पहुंचाती है, वो रचना साहित्य कहलाती है। कहने का उद्देश्य यही है। दूसरा देख लेते हैं। शब्द या अर्थ को स्वयं में धारण या पोषण करने वाली
करने वाली रचना को साहित्य कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं तीसरी और कोटेशन, इसी के साथ में तीसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है कि वाङ्मय का लिखित रूप साहित्य कहलाता है। तो देखते हैं साहित्य की व्युत्पत्ति के आधार पर अनेक अर्थ जो सामने आए हैं उनको देखते हैं। पहला है, वह रचना साहित्य कहलाती है जो शब्द के माध्यम से अभिप्रेत जो रचयिता है उसके विचारों को निकालकर पाठक को आनंदित करती है, प्रसन्नचित्त करती है। आगे है, शब्द या अर्थ को स्वयं में धारण या पोषण करने वाली। जो शब्द और अर्थ है, साहित्य वो रचना है या साहित्य उस रचना को कहते हैं या उस रचना को साहित्य कहा जाता है जो शब्द और अर्थ को स्वयं में धारण करके या उसका पोषण करके एक साथ सामंजस्य करके रचना को एक सर्वोच्च कोटि पर पहुंचाती है, उसे साहित्य कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि वाङ्मय का लिखित रूप साहित्य कहलाता है। वाङ्मय, जब हम वैदिक संस्कृत को देखते हैं या संस्कृत को ही देखते हैं तो उसमें वाङ्मय शब्द आता है। वाङ्मय का मतलब होता है कि जो अभी तक लिखा ना गया हो, मौखिक रहता है वो वाङ्मय होता है। जब मौखिक का ही उसी का जब लिखा रूप हो जाता है, जैसे मैंने आपसे अभी कोई बात बोली तो वो एक तरीके से वाङ्मय है, वो भी लिखी नहीं गई। जब मैं उसको बोर्ड पर अंकित कर दूंगी तो वो एक तरीके से लिखी जाएगी, लेकिन इस लिखने का ये साहित्य नहीं होगा। साहित्य का मतलब है कि उसमें अनेक विशेषताएं होती हैं, अनेक त्रुटियां होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो साहित्य कहलाता है। तो यहां पर है कि वाङ्मय का लिखित रूप साहित्य कहलाता है। कभी भी प्रश्न बन सकता है कि वाङ्मय का लिखित रूप कहलाता है काव्य, रचना, उपन्यास, नाटक या साहित्य, तो वहां पर आपका साहित्य सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि साहित्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। अब हम इस पे चलेंगे क्योंकि हम जीरो लेवल से चल रहे हैं। जीरो का है कि हमने हिंदी अभी तक पढ़ी नहीं है, आज से हमें हिंदी पढ़नी है। चलिए देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, साहित्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। काव्य शास्त्रियों में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि पहले जो हमारे यहाँ पर प्रयोग हुआ है भारत में वो काव्य शास्त्रियों ने ही किया है। देखते हैं, पहले देखेंगे साहित्य शब्द का प्रयोग। साहित्य शब्द का प्रयोग देखते हैं सोल्ड में। प्रथम बार सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है, सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता में है आपके राजशेखर, ये काव्य शास्त्री हैं, आप जानते हैं। राजशेखर ने 10वीं शती में अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में साहित्य शब्द का प्रयोग किया था। दूसरे नंबर पर देखते हैं, ये पहले नंबर पर आए हमारे। दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं, दूसरे नंबर पे हैं राजा भोज। राजा भोज ने अपने ग्रंथ
अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में साहित्य शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने दूसरे नंबर पर किया था, साहित्य शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर पर किसने किया है। तो तीसरे नंबर पर किया है हमारे जो पाश्चात्य काव्य क्षमा कीजिएगा काव्यशास्त्री हैं क्षेमेंद्र जी, आचार्य क्षेमेंद्र जिनको कहते हैं, तो क्षेमेंद्र लिख देते हैं। क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ सुब्रित तिलक रचना में किया है। सुब्रित तिलक में किया है, में साहित्य शब्द का प्रयोग किया है। अन्य में देख लेते हैं। अन्य में है जैसे कि आपके रुद्रट हो गए, वामन हो गए, रुद्रट, विश्वनाथ जैसे कि विश्वनाथ है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ हो गए आपके, भामा हो गए, आगे आपके मम्मट हो गए और जगन्नाथ आदि और भी पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं। इन्होंने आपके इनका संस्कृत जो आपका ये साहित्य है इस शब्द का प्रयोग किया है। साहित्य शब्द का प्रथम प्रयोग राजशेखर ने किया है आपने काव्य ग्रंथ काव्य मीमांसा में। इसके बाद में भोज ने किया है सुब्रित तिलक में। आगे जाके फिर हम देखते हैं, उसके बाद में हमें मिलते हैं सुब्रित तिलक में क्षेमेंद्र जी ने किया है, सरस्वती कंठाभरण में भोजराज ने किया है। इसके बाद में विश्वनाथ हैं, भामा हैं, मम्मट हैं। जब काव्य शास्त्र में हम इनको पढ़ेंगे तब विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी बस हमें इतना जानना है कि साहित्य शब्द का प्रयोग किसने किया है, किसने नहीं किया है। हमें महत्वपूर्ण सबसे पहला वाला है, सबसे पहले वाले को आप स्टार दे दीजिए। सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता साहित्य शब्द के जो है वो राजशेखर हैं। कब किया है? 10वीं शती में किया है इन्होंने। और किस ग्रंथ में किया है? तो काव्य मीमांसा में। आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पर राजा भोज ने किया है सरस्वती कंठाभरण में, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरे नंबर पर क्षेमेंद्र ने किया है सुब्रित तिलक अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद चलते हैं साहित्य इतिहास से संबंधित नहीं, अभी हम पहले देखेंगे क्योंकि हम एक क्रम से चल रहे हैं। हमने पहले जाना हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द कैसे आया, ये हमने जाना। इसके बाद में हमने जाना है साहित्य शब्द कैसे बना, कैसे आया। उसके बाद में साहित्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? राजशेखर ने, भोज ने, इसके क्षेमेंद्र ने। इसके बाद हम देखेंगे कहां पे किया, ये भी हम देख चुके हैं। अब इसके बाद अब अगला बिंदु है हमारा साहित्य से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं, 2-4 परिभाषाएं, उसको देखेंगे। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं, रोक कर भी, स्लो मोशन में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे साहित्य शब्द की साहित्य संबंधी परिभाषाएं। अब हम देखेंगे
संबंधी परिभाषाएं। साहित्य संबंधी परिभाषाओं में हम पहली देखेंगे। पहली परिभाषा है, पहली परिभाषाओं में इसमें हम दो भाग कर लेंगे। पहले नंबर पर हम देखेंगे भारतीय विद्वान कहें या आलोचक। आलोचक। दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे जो है हमारे पाश्चात्य विद्वान या विदेशी विद्वान। विदेशी विद्वान। तो हम देख रहे हैं पहले नंबर पर, क्योंकि हर तरह की परिभाषाएं जब भी हम आगे बढ़ेंगे, वो चाहे आपका नाटक रहे, उपन्यास रहे, कहानी रहे या किसी काल विशेष को लेकर किसी ने अपना तर्क दिया हो, तो उसमें दोनों के तर्क समाहित रहेंगे। भारतीय काव्यशास्त्रियों के, भारतीय आलोचकों के, भारतीय इतिहासकारों के और पाश्चात्य इतिहासकार और पाश्चात्य आलोचकों के कथन भी या जो परिभाषाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो पहले हम देखेंगे भारतीय जो इतिहासकार हैं या भारतीय जो आलोचक हैं उनकी परिभाषाएं देखते हैं, साहित्य से संबंधित, सिर्फ और सिर्फ साहित्य से संबंधित। आपको बहुत नवीन तथ्य मिल रहे होंगे। ऐसे नवीन तथ्य आपको किसी कोचिंग में, हमें नहीं लगता कि अभी मिले होंगे, हम लेकर आए हैं। बहुत नवीन तथ्य हैं जो परीक्षा उपयोगी, बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी हैं। तो देखते हैं पहले भारतीय विद्वानों में। पहले विद्वान हैं हमारे, ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सभी नाम से परिचित हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं श्याम सुंदर दास जी की। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? श्याम सुंदर दास के अनुसार साहित्य की परिभाषा है कि समन्वित रूप में साहित्य को समन्वित रूप में साहित्य को मानवता का दर्पण कहा जा सकता है। दूसरी ओर परिभाषा भी, तीसरी परिभाषा भी ये भी श्याम सुंदर दास जी की है। श्याम सुंदर दास, एक और परिभाषा है इनकी साहित्य से संबंधित। वो परिभाषा है कि मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव राशि के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। तो देखते हैं परिभाषा, साहित्य से संबंधित जो परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं में पहली परिभाषा दी है भारतीय विद्वानों में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहने का मतलब है कि ज्ञान राशि
जो हमारी ज्ञान की राशि है, उसका जो संचित एक शब्दकोश हो जाता है या एक कोश हो जाता है, उसको साहित्य कहते हैं। वही बात श्याम सुंदर दास जी कह रहे हैं कि समन्वित रूप में, जो एक समन्वित रूप होता है शब्दों का, अर्थों का, भाव का, विचारों का, समन्वित रूप में साहित्य को, उन सब में जो समन्वित रूप है उसका जो साहित्य है, उस साहित्य को मानवता का दर्पण कहा जा सकता है, जिसमें भाव हैं, विचार हैं। ऐसा जो एक दर्पण है उसे मानवता का दर्पण कहा जा सकता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक जो विचार हैं या जो भाव हैं वो समाहित हैं, उनको मानवता का दर्पण कहा जा सकता है और वही साहित्य है। ऐसा कहने वाले श्याम सुंदर दास जी हैं। दूसरी जो कोटेशन है वो भी श्याम सुंदर दास जी की है। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए, जो व्यक्ति होता है उसका जो मस्तिष्क होता है उसको पोषण चाहिए होता है। तो मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव राशि के, जो व्यक्ति के अंदर जो भाव आते हैं, जो विचार आते हैं, राशि के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। तो देखिए, जहाँ पे ज्ञान राशि के संचित कोश को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य कहा है, ये परिभाषा तो टीजीटी पीजीटी में अनेक बार पूछी जा चुकी है और ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये कई बार प्रश्न बन चुका है टीजीटी पीजीटी में ही। इसके बाद में है आपका श्याम सुंदर दास जी वाली ये कोटेशन है कि मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए जो भाव राशि के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। इन्होंने संचित कोश को भंडार साहित्य कहा है और इन्होंने संचित भंडार को साहित्य कहा है। संचित भंडार किसका है? श्याम सुंदर का जो है वो संचित भंडार है। और मानवता का दर्पण भी साहित्य को किसने कहा है? देखिए, प्रश्न ये भी बन सकता है यहाँ पर कि साहित्य को मानवता का दर्पण किसने कहा है। तो हमें क्या है, हमारे अंदर एक कौशल ये होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से बना सकता है। तो यहाँ से प्रश्न बना लेगा कि साहित्य को मानवता का दर्पण किसने कहा है, ये प्रश्न बना लेगा। साहित्य को मानवता का दर्पण किसने कहा है, आपके विकल्प वहीं पे बना देगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहीं पर शुक्ल जी को बना देगा और यहीं पर आपके श्याम सुंदर दास जी को बना लेगा। और अगर आप इसको पढ़े रहेंगे कि हृदय को मानवता का साहित्य को मानवता का दर्पण किसने कहा था, कोटेशन आपको याद होगी, ये परिभाषा याद होगी, तो आप इसको सही कर ले जाएंगे श्याम सुंदर दास जी को। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगली परिभाषा हम लोग देख रहे हैं। 3 परिभाषाएं हम देख चुके थे। 4th नंबर की परिभाषा देख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है साहित्य से संबंधित परिभाषा में? सुप्त भावों को, शुक्ल जी कह रहे हैं कि सुप्त भावों को जगाने और चमत्कारपूर्ण अनुरंजन करने की शक्ति का स्रोत साहित्य है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। एक कथन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, 5वां, परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। ये है गुलाब राय जी का। ये गुलाब राय जी का कथन है। गुलाब राय जी कह रहे हैं
कि समाज का हित संपादन करने वाला ही समाज का हित संपादन करने वाला ही साहित्य है। ये कहा है बाबू गुलाब राय जी ने। बाबू गुलाब राय जी ने कहा है कि समाज का हित वो रचना या वो साहित्य जिससे समाज का हित हो उसे साहित्य कहते हैं। समाज का हित करने वाला, जो संपादन करने वाला जो है उसी को साहित्य कहा है बाबू गुलाब राय जी ने। वहीं पर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है सुप्त भावों को जगाने और चमत्कारपूर्ण अनुरंजन करने की शक्ति का जो स्रोत है वही साहित्य है। जो सुप्त अवस्थाएं होती हैं, जैसे कहते हैं ना कि रस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें रहता है कि सुषुप्त अवस्था में संचारी भाव रहते हैं, लेकिन जब किसी रस की तीव्र हमारे शरीर में मतलब हमें दृष्टिगत होता है, भय होता है, क्रोध आता है, तो वो जागृत हो जाता है। तो इसी को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि सुप्त भावों को जगाने और चमत्कारपूर्ण अनुरंजन करने की जो शक्ति होती है उसका जो स्रोत है उसी को साहित्य कहते हैं। साहित्य वो है जो किसी की भी मर्म वेदना को जागृत कर देता है। जैसे कितने तो कवि और साहित्यकार हुए हैं। कोई महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने आग्रह करने पर कवि बन गया है, मैथिली शरण गुप्त देख लीजिए। और जैसे कि हम देखते हैं, एक उदाहरण हम लोगों के लिए आता है, जैसे कि देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है। उसको पढ़ने के लिए हिंदी भाषी लोगों ने, जो बंगाली थे, मराठी थे, उन लोगों ने भी हिंदी सीखी थी। तो इसी तरह से है कि साहित्य वही है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करे। ये कहना चाह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पाश्चात्य विद्वान और देख लेते हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उस पर चर्चा हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। कल हिंदी साहित्य का इतिहास, गारसादातासी, गिरियाशन, शुक्ल जी, मिश्र बंधु, शेंगर, इन सबको हम लोग कल पढ़ेंगे। कितनी पद्धति है इतिहास लेखन की, ये सब हम कल पढ़ेंगे। आज हम देख लेते हैं पाश्चात्य विद्वान। अब दूसरे नंबर पे हम चल रहे थे विद्वानों को देखते हुए, अब हम देखते हैं पाश्चात्य विद्वान। इनमें देखते हैं, पहले हैं हमारे इमर्सन क्या कह रहे हैं साहित्य के संबंध में। इन्होंने कहा है कि भव्य विचारों का संग्रह साहित्य है। भव्य विचारों का संग्रह साहित्य है, ये कथन दिया है इमर्सन ने। दूसरा कथन दिया है मैथ्यू अर्नाल्ड ने। मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है कि काव्य या साहित्य मूलतः जीवन की आलोचना है। बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक बार प्रश्नों में जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं नेटूट में, उसमें ये प्रश्न बना है। और टीजीटी पीजीटी में तो नहीं, पीजीटी में बन सकता है ये प्रश्न, टीजीटी में नहीं बनेगा क्योंकि टीजीटी के पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित नहीं है। तीसरी परिभाषा देख लेते हैं। तीसरी परिभाषा है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया ये जो है ब्रिटेनिका की है। और ये परिभाषा देखते हैं क्या है कि सर्वश्रेष्ठ विचारों
सर्वश्रेष्ठ विचारों की लिपिबद्ध, सर्वश्रेष्ठ विचारों की लिपिबद्ध अभिव्यक्ति ही लिपिबद्ध अभिव्यक्ति ही साहित्य है। देखिए, देखते हैं इसको। पाश्चात्य विद्वानों ने जो परिभाषा दी है बहुत महत्वपूर्ण होती है ये परिभाषाएं, जैसे कि इमर्सन ने दी है। इमर्सन का कहना है कि भव्य विचारों का संग्रह साहित्य है। एक संग्रह जिसमें भव्य विचार हैं, अनमोल विचार हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो उस तरह के जो विचार हैं उनको साहित्य कहा है इमर्सन ने। मैथ्यू अर्नाल्ड, आप सभी परिचित हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं। इन्होंने कहा है कि काव्य या कहें साहित्य मूलतः जीवन की आलोचना है। काव्य मूलतः जीवन की आलोचना है या साहित्य मूलतः जीवन की आलोचना है। ये हुबहू कोटेशन देके कई बार प्रश्न बना है मिलान करने के लिए। तो ये मैथ्यू अर्नाल्ड की है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की दृष्टि से भी और यहाँ पर साहित्य की दृष्टि से भी। इसके बाद देखते हैं इनसाइक्लोपीडिया, जो ब्रिटेनिका है, एक तरीके से शब्दकोश है, जैसे हम लोगों का यहाँ पे नागरिक प्रचारणी सभा काशी है, तो वहां ये इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है। इसमें जो साहित्य शब्द की परिभाषा दी हुई है वो है कि सर्वश्रेष्ठ विचारों की, जो सर्वश्रेष्ठ विचार होते हैं उनकी जो विचारों की लिपिबद्ध अभिव्यक्ति ही साहित्य है। सर्वश्रेष्ठ विचारों की लिपिबद्ध अभिव्यक्ति ही साहित्य है। ये परिभाषा किसकी है? यहाँ पर 4 आलोचक दिए होंगे, 3 आलोचक दिए होंगे, एक इंसाइक्लोपीडिया भी दी होगी, तो वहां पर आपका विकल्प जो सही होगा इंसाइक्लोपीडिया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा आज का जो लेक्चर था, जो व्याख्यान था, वो क्लास यहीं तक थी। कल हम फिर मिलेंगे आपके साथ में। कल हम लेकर चलेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास, जो अभी हमने हिंदी और साहित्य पर चर्चा की है, अभी इतिहास बिंदु हमारा बाकी बचा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, क्यों आवश्यकता पड़ी, कितनी पद्धतियों पर इतिहास लिखा जाता है, किसने किस पद्धति पर विशेष रूप से लिखा है। कल हम चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो महत्वपूर्ण इतिहास है, उनकी समरी भी हम आपके साथ लेकर आएंगे। और यहाँ से यदि कोई प्रश्न बचेगा तो वो टेस्ट में आपको करा दिया जाएगा। संडे टू संडे हम लोग टेस्ट रखेंगे, लाइव नहीं रहेगा, वो पीडीएफ में रहेगा। उसके बाद चैनल पर ही सब चीजें आपको मिलेंगी, प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। तो ये भ्रमित ना होइएगा कि सुदेश मैम ने ये नहीं बताया कि टीजीटी पीजीटी का सिलेबस अलग अलग है। सब लोग आपको भ्रमित करेंगे, आप भ्रमित मत होना। सिलेबस यही है, पाठ्यक्रम यही है, निचोड़ यहीं पर मैं लेकर आई हूँ, इसीलिए मैंने दोनों का सिलेबस लिखा था। टीजीटी पीजीटी में बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है, 2-3 तथ्यों की है। जैसे हम देख ले, टीजीटी में एक बार बता दें आपको, टीजीटी में 70.30 का रेशियो रहेगा और पीजीटी में भी ये 70.30 कहें या 60/40 कहें, यहाँ पर भी 60-40 करो। तो क्या है कि पीजीटी में 60% साहित्य रहेगा तो 40% व्याकरण रहेगी, और टीजीटी में 60% व्याकरण रहेगा तो 40% साहित्य रहेगा। ये रेशियो चलता है अभी तक, ये 70-30 भी हो जाता है, 60-40 भी रहेगा, यही आंकड़ा रहेगा। इतना अंतर है कि पीजीटी में साहित्य पे विशेष बल दिया जाता है, ग्रामर पे, व्याकरण पे थोड़ा कम। टीजीटी में व्याकरण पे ज्यादा फोकस किया जाता है, प्रश्न ज्यादा बनते हैं, और साहित्य से कम। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, सभी का धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे चैनल पर, अपने दोस्तों में भी अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। जो कोचिंग की फीस नहीं दे पा रहे हैं वो भी एक 0 लेवल से अपना नोट्स तैयार करिए। यकीन मानिए आपकी सब किताबें
फेल हो जाएंगे, चाहे वो शुक्ल जी का इतिहास हो, नगेंद्र का हो, बच्चन जी का हो, क्योंकि मैं आपके लिए सभी का निचोड़ लेकर आऊंगी, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, जहां से कोटेशन उठ सकती हैं, जो परिभाषाएं इतिहास ग्रंथों से बन सकती हैं, वो परिभाषाएं भी लेकर आऊंगी। मेरे खुद के अपने नोट्स हैं, काफ़ी समय से जब मैं कॉलेजों में पढ़ा रही थी उस समय के नोट्स हैं, तो उन सब से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखकर नेट के पेपर सॉल्व कर रही हूँ। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के दोनों पेपर मैं सॉल्व की हूँ, नेट के 2 वर्ष से मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि प्रश्न किस तरह से बन रहे हैं। तो आप इस तरफ से इस दृष्टि से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मैम पता नहीं कैसा पढ़ाएंगी या प्रश्न आएंगे भी कि नहीं आएंगे। आप यकीन मानिए प्रश्न यहीं से बनेंगे, और जितने बनेंगे प्रश्नों का आंकड़ा भी हम लेके देके चलेंगे, कहाँ से प्रश्न बन चुके हैं, कहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, इन सब तथ्यों को भी आपको साथ शेयर करते हुए हम चलेंगे। तो बने रहिएगा अपने चैनल पर, दिन प्रतिदिन वीडियो आती रहेंगी। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि जो अभी जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है वो भी तैयारी शुरू कर लीजिए। और मान के चलिए कि अगर 3 महीने का हम टारगेट रख के चल रहे हैं, यानी कि जून तक, तो मान के चलिए जुलाई में या जून अंतिम माह में आपकी परीक्षा हो सकती है। मैं पूर्णतः नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, संभावना है, एक हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप अभी भी सोए हुए हो तो जाग जाइए, हमारे साथ साथ चलिए, निरंतर आपको सफलता मिलेगी। सभी को नमस्कार।